बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 14 में आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज दिस क्लास इज कंसर्न, क्लास 10 फिजिक्स। आई विश कि आप लोग अगर अच्छी तरीके से इसको समझ गए तो ये बहुत आसान हो जाएगा इसको आगे एग्जीक्यूट करना भी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे अपने लेक्चर की तरफ लेके चलता हूं, रिवाइज करा देता हूं। लेक्चर नंबर 2 उसमें मैंने बताया था कि जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। उसकी रीजन उसकी स्पीड ऑफ लाइट में फर्क होता है। यानी फर्ज करें अगर आपकी लाइट एक रेरर मीडियम से, रेरर वो होता है जो लेस डेंसर होता है, जब डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक्चुअली मीडियम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये बेंड हो जाती है। तो उससे ऊपर बनने वाला एंगल इंसिडेंट का एंगल और नीचे वाला एंगल रिफ्रैक्शन का एंगल होता है। ये हमेशा दो मीडियम के इंटरफेस में ये बात वाकई होती है। अब जहां भी आपका मीडियम चेंज होगा, लाइट चेंज होगी, लाइट की स्पीड लाइट नहीं चेंज होगी, लाइट की स्पीड चेंज होगी, और लाइट की स्पीड की चेंज से डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज आती है। जितनी स्पीड कम होगी लाइट की, यानी एज कंपेयर टू रेरर मीडियम, जितनी स्पीड कम हो गई उतना बेंड ज्यादा आएगा नॉर्मल की तरफ, यानी उतनी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। फर्ज करो अगर इसको जाना जो था वो स्ट्रेट जाना था, स्ट्रेट, तो ये बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, यानी इधर आ रही है, ये इस तरफ आ रही है। अगर ये मीडियम बहुत डेंसर होता है ये मजीद यहां से गुजर जाती। डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की डेंसिटी पे बहुत ज्यादा मुनहसर करता है, क्योंकि जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतने लाइट के पार्टिकल्स को एटम्स मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तो वो मुश्किल से गुजरेगी, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। अब अगर हम इसी लॉ को उल्टा कर दें, ये याद रखें, रेरर मीडियम से आप दाखिल हो रहे हैं डेंसर में, रेरर होता है लेस डेंसर और डेंसर होता है कंपैरेटिवली मोर डेंसर, ठीक है, वहां दाखिल हो रहे हैं। अब हम चलते हैं इस लॉ को उल्टा करते हैं। अगर कोई लाइट, कोई भी लाइट, फर्ज करें ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है ये, और लाइट हमारी यहां से ट्रेवल करती है, ये डेंसर है, ये डेंसर है, ये रेरर है, यानी लेस डेंसर। आपकी लाइट अगर डेंसर से रेरर की तरफ जाए तो जिस पॉइंट पे जाके ये टच होगी, अगर मैं वहां नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लूं, ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लूं, तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल से, यानी ये देखें अवे फ्रॉम नॉर्मल में बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि जिस तरह ये आई और नॉर्मल की तरफ चलेगी, क्योंकि ये रेरर था ये डेंसर था। इस दफा ये फिनोमेना आपका उल्टा हो गया, आप डेंसर से रेरर तक जा रहे हैं। अब इस दफा यू विल मूव फ्रॉम नॉर्मल टू डेंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे आप मूव करेंगे। यहां एंगल बनेगा इंसिडेंट का और यहां बनेगा रिफ्रैक्शन का एंगल। आप कहते हैं भैया इस दफा मैंने इसको और बेंड करना है, आप एक और इस लाइट को बड़े एंगल से थ्रो करते हैं, बड़े एंगल से। इस दफा आपने किया था, इस बार मजीद स्लैंटिंग करते हैं इसको, यानी खुद टेढ़ा करते हैं मजीद, ताकि ये आपके नॉर्मल के साथ ये एंगल जो इंसिडेंट है ये काफी बड़ा बन जाए, यानी आप ये चाह रहे हैं एंगल बड़ा हो जाए, ये मजीद ये भी बेंड हो जाएगा। यानी जितना जितना आप इसका एंगल बड़ा करेंगे रिफ्रैक्शन का एंगल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप कहते हैं नहीं भैया इस दफा हम मजीद और कोई काम करेंगे, इस दफा हमने मजीद और स्लैंटिंग करनी है, नहीं और टेढ़ा। आप देखोगे कि ये अगर नॉर्मल की लाइन ड्रॉ करते हो ये, तो ये एंगल और बड़ा हो गया, यानी अगर ये 30 का था ये 35 का, ये 38 या 40 का हो गया, तो ये भी मजीद और बड़ा हो जाएगा। तो कीप ऑन इंक्रीजिंग the incident ray, you're gonna see that
द रिफ्रैक्शन एंगल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद इंसिडेंट। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंसिडेंट के बढ़ने से रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है, डायरेक्टली नहीं कहेंगे, इनका साइन का रिलेशन होता है, साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन आर के। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे के, एक के बढ़ने से साइन अगर बढ़ता है दूसरे के बढ़ने से भी साइन बढ़ता है, तो एक्चुअली साइन थीटा भी बड़े एंगल पे बढ़ता है, यानी यूं है साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन आर के। तो फर्ज करो साइन आई हमारा 30 है, साइन 30 कितना होता है 0.5, तो साइन आर हमारे पास भी बड़ा होगा, साइन 15 हो गया फर्ज करो। अगर साइन आई यानी साइन 60 हो जाए, 0.866 वैल्यू आ जाए, तो वो भी उसी रेशो से बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ होंगे। अब मजीद कहते हैं जी नहीं भैया इस दफा मेरे ना ऐसे करना है और टेढ़ा करना है ताकि नॉर्मल की लाइन इंसिडेंट के को और बड़ा कर दे। नॉर्मल की लाइन अगर ड्रॉ करें तो इंसिडेंट का एंगल और बड़ा हो जाए। इस दफा आप देखते हैं कि ये जिस तरह ये बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, इस तरह वो भी नीचे बेंड होता जा रहा है ऊपर वाला। इंसिडेंट रे बेंड हो रही है, रिफ्रैक्शन भी बेंड हो रही है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एंगल, एंगल को इंक्रीज करती जा रही है साथ साथ। इंसिडेंट अगर बड़ी हो रही है, रिफ्रैक्शन बड़ा होता जा रहा है। इंसिडेंट एक ऐसे नहज पे पहुंच गई कि अब रिफ्रैक्शन की लाइन जो है ना वो अलोंग द सरफेस चलनी शुरू होगी। ये अलोंग द सरफेस, सही पता, ये नीचे 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 नीचे, अब ये उसके साथ जुड़ जाएगी, अलोंग द सरफेस चलेगी। सो ये एंगल जो बनेगा ये रिफ्रैक्शन का एंगल बनेगा, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये हमारे पास एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। सो अगर आप ये जरा समझने की कोशिश करें, इफ यू जस्ट throw the light from denser medium to the rarer medium, you're gonna see that the refracted ray bends away from the normal. By increasing the angle of incident, angle of refraction also increases. Incident बढ़ा, refraction भी बढ़ा. There comes a limit. एक लिमिट आ जाएगी. When incident angle, which is maximum high, is making refraction angle equal to 90 degree, यानी वो रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री बना गया, सो उसके कोरेस्पोंड जो इंसिडेंट का एंगल था, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। यानी ये वाला एंगल जो है ना ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। सो डेफिनेशन क्या है क्रिटिकल एंगल की, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट मेक्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट equal that makes the angle of incident is known as critical angle. इसको critical angle कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसकी पूरी जो डेफिनेशन भी लिख दी। The angle of incident for which the angle of refraction makes 90 degree is called critical angle. वो angle of incident जो angle of refraction 90 डिग्री बना दे उसको जो है क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एंड दिस हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली थ्रो द लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। जब आप डेंसर से रेयर की तरफ थ्रो करते हैं लाइट को, ये तब होता है। चले बच्चों, हम थोड़े से मजीद जो है वो एम्बिशियस हैं। हम चाहते हैं भैया इसको बेंड ये किया, फिर बेंड किया और बेंड किया। हम कहते हैं यार भैया इस दफा और बेंड करके देखते हैं। चलो भाई और बेंड किया हमने कहा ऐसी की तैसी और बड़ा एंगल फेंकेंगे। तो भाई ये ऑब्जेक्ट भी बड़ा समझदार है, इसको पता है कि जैसे इसको पीछे समझाया था वैसे ही आगे समझाना है। ये बाहर आने वाला बंदा नहीं है। इसको पता है कि जैसे इंसिडेंट बढ़ रहा है इसको रिफ्रैक्शन का एंगल बेंड होता जा रहा है, बेंड होता जा रहा है, और यहां लिमिट पे पहुंच गया। अब ये हद से ज्यादा ही क्रॉस कर गया, तो भाई अब इसको रिफ्रैक्शन हम नहीं देंगे क्योंकि इसकी लिमिट खत्म कर दी रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन मैक्सिमम 90 ही होता है। अब ये वापस इसी ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ये इसी ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। यानी ऑब्वियसली बेंड हुआ बेंड हुआ बेंड हुआ, मजीद आपने बेंड किया, अब ये ऊपर वाला अगर बेंड होता जा रहा है तो मजीद ये भी बेंड हो जाएगा। तो अगर मैं यहां नॉर्मल की लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये लो ये नॉर्मल की लाइन, तो इस एंगल को बच्चों कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एल से नॉट आर से, रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से जाती है दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करके वापस अपने मीडियम में आ जाए,
इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं कहते। सो अगर आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में यूं जा रही है कि आपने क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल की तरफ गए, नाउ द लाइट इज नॉट गोइंग आउटसाइड, अब लाइट बाहर नहीं जा रही, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल मीडियम वे फ्रॉम वेयर इट इज थ्रोन। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस फिनोमिना को जो हमने ये पढ़ा। सो एक दफा दोबारा देखें, इंसिडेंट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, so it bends away from the normal. By increasing the angle of incident, angle of reflection is also increasing. If you increase the angle of incident, angle of reflection will be at the ultimate high. So there comes a limit when angle of reflection becomes 90 degree. So the angle correspond to that reflection angle is known as critical angle, because this angle is making this 90 degree. But if you are not holding more and you are going more, actually, you say that I'm going to do it further. So if you increase the angle of incident more than the angle of critical angle, now the light is not going to go outside. It will come back to the same medium. And this is not known as refraction. This is known as reflection, which is also called total internal reflection. इसको total internal reflection कहते हैं. And here angle of incident is always equal to angle of reflection. I hope आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जरा इसके फॉर्मूला की तरफ भी चलते हैं और इसकी इक्वेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने पिछला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, उसमें स्नेल्स लॉ पढ़ा था, याद होगा। स्नेल्स लॉ मैंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था, आप वो लाजमी लेक्चर देखिएगा, अगर आप समझते हैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। उसमें मैंने एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि ये दो डिफरेंट मीडियम्स है ना, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, फर्ज करें n1 है, और इसका जो साइन थीटा आई है, क्योंकि इंसिडेंट यहां हमारे पास है, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ n साइन थीटा r के, जो कि दूसरी साइड पर होता है, ये इसको 2 के दो, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपका स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम के मुकाबले में कितने टाइम्स कम हुई है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखें, ये एयर है, ये हवा थी हमारे पास, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है हमारे पास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो साइन थीटा आई, ये 1 आ गया हमारे पास, साइन थीटा आर। अगर आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे इसका, तो वो हमारे पास होगा आई इन क्रिटिकल एंगल है, ये वाला क्रिटिकल, इसको हम कह सकते हैं साइन क्रिटिकल एंगल, ये साइन थीटा आर, ये एन वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये भी हमारे पास आ सकता है। अब थीटा आर क्या था, ये वाला क्रिटिकल के सामने वाला आर जो है ना, वो एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री ओवर एन, और साइन 91 के इक्वल होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, साइन सी इज इक्वल टू 1 ओवर एन। तो बच्चों, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो, इन दोनों को स्वैप कर लो, एन साइन सी वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर किसी का क्रिटिकल एंगल पता हो कि याद रखना, हर ऑब्जेक्ट का क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होता है, जितना क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, याद रखिएगा। जितना क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा, जितना छोटा होगा क्रिटिकल एंगल उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से बताया था, जो डेंसर मीडियम होते हैं वहां बनने वाले एंगल छोटे होते हैं, ठीक है। तो डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़े होते हैं, लेकिन उन पे बनने वाले एंगल छोटे होते हैं, ये बात याद रखिएगा, तफसील से स्नेल्स लॉ पढ़ाया था मैंने। सो अगर आप क्रिटिकल एंगल फाइंड करना चाहो और मुझे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, फर्ज करो मुझे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 2.24 होता है,
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.24 है और मुझे कहा जाए कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होगा, यानी हम डायमंड में किस एंगल से लाइट फेंके कि वो वापस अपने इंटरफेस पे चलनी शुरू हो जाएगी, 90 डिग्री पे चलेगी। तो देखें आप इधर, आप ये फार्मूला है साइन सी इज इक्वल टू 1/n, ये n की जगह पर लगाएंगे हम क्या 2.24, साइन वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स 1/2.24, तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने इनसे कैलकुलेटर ले लिया, साइन इनवर्स ऑफ, तो क्रिटिकल एंगल डायमंड का 26.5 आ गया, यानी 26.5 डिग्री। यानी अगर फर्ज करो मैं डायमंड, ये डायमंड है, फर्ज करो मैं डायमंड से एयर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं 26.5 डिग्री का एंगल अगर यहां फेंकता हूं तो याद रखें रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा। लेकिन इफ आई गो मोर देन दिस, अगर मैं इससे बड़ा जाने की कोशिश कर लूं 26 से 30 पे चले जाओ, लाइट बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाली, लाइट वापस डायमंड के अंदर आएगी। इसे कहते होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये देखें एंगल छोटा है इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बड़ा है, 2.24 है। अगर ये एंगल बड़ा होता ना तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी छोटा होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा ऑप्टिकल फाइबर, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे एक मतलब, जिस आप ये समझ लें कि एक सबसे जीता जागता सबूत जो है वो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो कि जिसका प्रिंसिपल जो इस जिस सिस्टम पे वो काम करता है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सॉरी, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? ऑप्टिकल फाइबर इज अ टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड। आपके घरों में टेलीफोन वगैरह या इंटरनेट वगैरह आ रहा होता है, आजकल तो बड़ी मॉडर्नाइज हो गया सिस्टम, और वो सारा ऑप्टिकल फाइबर पे सिस्टम सारा शिफ्ट हो चुका है। आजकल आप देखते हैं इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो चुकी है, बल्कि बहुत सारे काम जो टेलीफोन के साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत ही फास्ट और बड़े ही एक फ्यूरियस टाइप के हो गए। यानी वो काम जो आप बड़े मुश्किल से अंजाम देते थे, अब वो सारे काम इंटरनेट से रिलेटेड, अब आप ड्रामा देखें, मूवीज देखें, सारे काम बड़े फास्ट हो गए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो चीज है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, उसकी वजह से मरहून मिन्नत, ये उसी का मरहून मिन्नत है कि सारा मुमकिन हो सका। ऑप्टिकल फाइबर इज अ टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद डाटा ट्रांसमिशन, एक टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड चीज है जिसमें डाटा को ट्रांसमिट करते हैं लाइट पल्सेस, रोशनी के जरिए। यानी लाइट पे, जैसे आपने अगर फर्ज करें सामान एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना हो तो क्या करते होते हैं, आप ट्रकों में भर के ले जाते हैं। तो लेके कौन जाता है? ट्रक। लेकिन आप घर में जब पहुंचाते हो किसी के, वहां ये तो नहीं है ट्रक अंदर जाके पार कर दिया और ये नहीं, आप ट्रकों से सामान लाद के ट्रक को भिजवा देते हो। ऐसा ही ऑप्टिकल फाइबर में होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या करती है, पूरे डाटा को लेकर आती है। आपकी टेलीफोन कॉल्स हो गई, आपके मोबाइल्स, आपके इंटरनेट सिग्नल्स हो गए, आपका टेलीविजन ट्रांसमिशन हो गई, बहुत सारे काम, इवन आप तो केबल का काम भी सारा वही कर रही, हमारे घर में सारे काम वो कर रही है क्योंकि हमने उन्हीं के साथ कनेक्शन जोड़ा हुआ है सारा। तो ऐसा ही होता है। ट्रेवलिंग अलॉन्ग विद ऑप्टिकल फाइबर विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास, ये आमतौर पर प्लास्टिक और ग्लास से बना हुआ होता है। इसका प्रिंसिपल है टोटल रिफ्लेक्शन। अब मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर एक बिल्कुल तारनुमा, लेकिन अंदर से वो, ऊपर से तो वो चलो उसकी एक जैकेट डली हुई होती है, एक जैकेट है जो प्लास्टिक की होती है ऊपर, अंदर या तो वो प्लास्टिक होता है या वो होता है आपका ग्लास, शीशा होता है। यानी ये देखें, ये एक वायर है जिसको मैं बड़ा करके बनाया, ये एक वायर है यहां से यहां जा रही है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर देखें दो किस्म की जो है लेयर्स होती हैं। एक ये लेयर होती है, ये, इस लेयर को कहा जाता है कोर, इस लेयर को कोर कहते हैं, कोर।
और इस लेयर को कहते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग, ये कोर है, ये क्लैडिंग है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्लैडिंग से बड़ा होता है। क्लैडिंग जो है क्लैडिंग से बड़ा होता है। यानी फर्ज करें अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है तो क्लैडिंग का 1.8 होगा, यानी उससे छोटा होगा हमारे पास। ये कोर, ये क्लैडिंग होते दोनों डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। ऊपर एयर है, ये एयर है, ये भी एक डेंसर मीडियम है, ये भी डेंसर मीडियम है। इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और ये कैसे वर्क करता है ये भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हवाले से समझाया था। मैंने कहा था अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हैं जब डेंसर से रेरर पे जा रहे हो। अब ये डेंसर है, ये रेरर है, ये उससे भी ज्यादा रेरर है पीछे वाला, यानी ये। तो कोर में क्या करते हैं, कोर में हम लाइट को यहां से थ्रो करते हैं। वो लाइट जिसमें ट्रांसमिशन सारी की सारी है, जैसे जिसमें इंटरनेट डाटा वगैरह जो भिजवाना है आपने, उसमें इसमें हम ऐसे लाइट को थ्रो करते हैं कि लाइट हमेशा जो है स्टूडेंट्स वो आपकी क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे जाती है। क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल नहीं हो चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा हो तो मैंने आपको ये समझाया था कि फर्ज करें लाइट है, अगर आपने यहां से थ्रो की इसने बाहर चले जाना है, लेकिन अगर आप क्रिटिकल एंगल पे गए हो तो आप उसके बिल्कुल अलोंग द सरफेस चलोगे। ये क्रिटिकल एंगल है हमारे पास, ये 90 का बना, ये हमारे पास इंसिडेंट का, ये रिफ्लेक्शन का। आपने क्रिटिकल से भी बड़ा मारना है ताकि वापस आप इसी में आ जाए। सो आपने यहां से लाइट को थ्रो करना है और आपका ये एंगल जो है ना ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो अब नतीजा क्या होगा, ये लाइट यहां से बाहर नहीं जाएगी, ये सीधा इसमें आएगी, यहां भी इसी तरह इस तरीके से स्ट्राइक करेगी यहां, फिर ये, और लाइट आपकी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएगी जहां से पहुंचाना चाह रहे हो। बट योर एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए सो दैट इट कुड ट्रेवल इजीली, ये अंदर ही टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर ये इट इज लेस देन दैट सो इट्स गोना गो आउट, ये बाहर चली जाएगी। लेकिन क्लैडिंग का क्या काम है बच्चों, अगर फर्ज करो कभी कभी गलती से ऐसा हो जाए कि आपकी कोर से क्लैडिंग में आप पहुंच जाते हैं, मतलब यहां से निकल जाते हैं। क्लैडिंग का क्या फिनोमेना, आपके पास कोर ही होना चाहिए था। व्हाई इज क्लैडिंग, क्लैडिंग की क्या जरूरत है। फर्ज करो अगर कोई ऐसी लाइट हो जिसका आपने क्रिटिकल एंगल जो है वो लेस देन 90 कर दिया, सो क्या होने वाला है, लाइट फिर आपकी जो है अंदर वापस नहीं आने वाली, ये बाहर चली जाएगी, ये लेकिन थोड़ी सी बेंड हो जाएगी नॉर्मल से, जैसे मैंने आपको ये बताया था नॉर्मल से बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से वे बेंड हो जाएगी, ये चलेगी। अब जब यहां गई लाइट आपकी, अब ये डेंसर हो गया मीडियम, अब ये रेरर हो गया, अब ये तो निकल गया ना, खाते से ही बाहर निकल गया क्योंकि लाइट अब की ये बाहर चली गई है। अब मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात कि जब ये क्लैडिंग में गया ना ये मजीद बेंड हो गया मजीद, और ये जब बेंड होके इसके साथ इसके इंटरफेस पे टच होगा तो ये ऑलरेडी बेंड बहुत हो चुका है। ये वाला इंटरफेस इसको क्या करेगा, दोबारा भेज देगा, क्योंकि ये एंगल इसके बेंड होने की वजह से और नीचे जा चुका है और एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज हो चुका है। तो अब चूंकि दो डिफरेंट हमारे पास डेंसिटीज वाले जो है मीडियम मौजूद है, सो इसने बाहर नहीं जाना, इसने अंदर ही आना है। सो एक्चुअली क्लैडिंग क्या करती है, वो लाइट जो कोर उसको मिस कर देता है किसी वजह से, तो क्लैडिंग उसको कंपनसेट कर देती है। क्यों कंपनसेट करती है कि वो आपका कोर से अगर चली भी गई बाहर, बहरहाल वो बेंड हो चुकी होगी। जब वो बेंड हो चुकी होगी तो आगे एक और रेरर और डेंसर का चक्कर आ गया, तो ये इतनी बेंड हो गई होगी कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बेंड हो जाए, इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बेंड हो जाए, तो वो क्या होगा, एयर उसको। लेकिन अगर फर्ज करो आपने यहां ही काम खराब किया हुआ है, बहुत ज्यादा एंगल जो है छोटा रखा हुआ है, तो भाई फिर तो हो सकता है ये भी ना बचा सके। लेकिन बहरहाल आजकल ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे ऑप्टिकल फाइबर आए हुए हैं जिनमें क्लैडिंग की भी बहुत सारी वो होती हैं, आपके पास लेयर्स होती हैं। तो पहली लेयर में अगर ना हुआ, दूसरी लेयर उसको मजीद बेंड करती, तीसरी उसको मजीद बेंड करती, चौथी मजीद बेंड करती, तो आखिरकार उसने वापस ही आना होता है। इसकी 3 टाइप्स की ऑप्टिकल फाइबर्स हैं,
आप कहीं आगे जाकर पढ़ेंगे लाजमी इस हवाले से। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी लाजमी कि क्लैडिंग अगर मिस कर दे तो कोर अगर मिस कर दे, क्लैडिंग पे चूंकि बेंड हो चुका है रिफ्रैक्शन की वजह से, और वो बेंड जब यहां पहुंचता है तो वो उसको वापस टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करके अंदर भेज देता है। तो क्लैडिंग इज गुड, यहां तक तो ये सारा काम इसने कर दिया। एक क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे एक दफा पूछा कि सर अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो जाए, यानी क्लैडिंग का ज्यादा हो जाए, कोर का कम हो, तो फिर क्या होगा? भाई फिर तो आपने ना कमाल कर दिया। फिर अव्वल तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ही डेवलप नहीं होना, क्योंकि ये रेयर मीडियम बन जाएगा, ये डेंसर बन जाएगा। फिर लाइट आपकी नॉर्मल से नीचे नहीं होगी बल्कि नॉर्मल से अवे होगी। लाइट ने बाहर निकल जाना है हर सूरत में। मतलब फर्ज करो, एग्जांपल मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं, फर्ज करो ये डेंसर होता और ये रेयर होता, एग्जांपल। तो लाइट ने जाना था, जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ जाते हैं, ना कि नॉर्मल से अवे जाते हैं, नॉर्मल की तरफ जाते हैं। तो नॉर्मल की तरफ अगर चले गए तो यहीं से बाहर हो जाएगी। तो लाइट ने आगे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं होना। तो ये फिनोमेना तो अपने दिमाग से आप बाहर निकाल दें, ये मुमकिन नहीं है। सो क्लैडिंग्स refractive index is always lower than the refractive index of the core, so that the refractive total internal reflection should occur, and it could obviously take the light out of it. ये इसको वहां से लेके चली जाती है। एक बात और याद रखें, इन लाइट्स को बचाना भी होता है। समटाइम हमें बहुत बड़े एंगल को मारने की जरूरत होती है, समटाइम हम छोटे से एंगल से भी हो सकता है हमारे पास क्या कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना चल जाए और लाइट एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाए। लेकिन कोशिश करें बड़े से बड़ा एंगल फेंके। उसकी रीजन ये होती है कि जितना बड़ा एंगल फेंकेंगे ये इन जगहों पे स्ट्राइक कम करेगी। तो जितना कम स्ट्राइक करेगी लाइट जो है ना वो जाया नहीं होगी, बल्कि वो मैक्सिमम लाइट एक जगह पर जाएगी, उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। क्या कभी आपने एक चीज देखी कि पानी का पाइप, वाटर पाइप है, कभी वाटर के पाइप में से आप रोशनी डालें, वाटर का पाइप बिल्कुल स्ट्रेट हो और आप रोशनी डालें ये, और रोशनी यहां से बाहर निकल जाए, ऐसा मुमकिन है अगर लाइट स्ट्रेट हो। लेकिन अगर पाइप को आप थोड़ा सा बेंड कर दें, यानी यूं हो जाए, और आप यहां से लाइट थ्रो करते हैं, लाइट तो सीधा जहां जाकर टकराएगी, वो तो वहां से बाहर निकलेगी नहीं और लाइट आपकी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन आप ये बात बिलीव करें कि ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसमें लाइट ने बाहर जाना होता है सूरत में, क्योंकि इसने रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे फॉलो करके दूसरी साइड से बाहर निकलना है। अब इस ऑप्टिकल फाइबर के फायदे क्या हैं? बहुत फायदे हैं बच्चों। आप देखें, ये सिर्फ यही ट्रांसमिशन ना देखें, इस ऑप्टिकल फाइबर ने आपकी एंडोस्कोपी आसान कर दी, आपकी ब्रोंकोस्कोपी आसान कर दी, आपकी इवन गैस्ट्रोस्कोपी आसान कर दी, इसी तरह आपकी अगर कार्डियोस्कोपी आसान कर दी, बहुत सारी चीजें आसान कर दी। फर्ज करो अगर आपको कहीं गैस्ट्रिक इशू है, आपकी गैस्ट्रोस्कोपी लाजमी होनी है। अब फर्ज करो कोई डॉक्टर आपका मुंह खोल के आपके मैदे को देखना चाहता है, तो इट्स नॉट एन इजी जॉब। वो ये तो नहीं है कि पूरा मुंह खोल के अंदर घुसने की, कैसे, हाउ कुड इट बी पॉसिबल, आई एम सॉरी, ये कैसे मुमकिन है कि वो जाए? वो क्या करेगा, एक छोटा सा पाइप, छोटा सा ऑप्टिकल फाइबर जैसा होगा, उसके आगे एक छोटा सा कैमरा लगा होगा और एक लाइट लगी हुई होगी। वो यहां से थ्रो करेगा क्योंकि अंदर तो लाइट है नहीं है, ये तो नहीं यहाँ बटन ऑन किया अंदर सारा रोशन हो गया, फिर वो अंदर पाइप डाल के सब कुछ देखने लगा, नेवर, इट विल नॉट हैपन। तो उसका वो छोटी सी लाइट होगी, वो यहां से मुंह के जरिए इंसर्ट करेगा, सीधा स्टोमक में डालेगा, और स्टोमक जो कि लाइट उस पर हो रही होगी वो मुख्तलिफ पार्ट्स को देखेगा और उसको मैग्नीफाई करके वो कंप्यूटर में सारी चीजों को देख रहा होगा, और वो बता रहा हाँ ज्यादा खाया हुआ है इसने यार, कम खाया कर भाई, बहुत ज्यादा तूने खा लिया। तो ये इजीली सारी चीजों को देखा जा सकता है। इसी तरह ब्रोंकोस्कोपी होगी, इसी तरह आपकी गैस्ट्रोस्कोपी तो बता चुका हूं, इसी तरह आपकी एंडोस्कोपी होगी, इसी तरह आपकी कार्डियोस्कोपी होगी, क्योंकि ये अंदर तो कोई लाइट नहीं है और उनके इमेजेस को लेने का ही तरीका होता है। अब जब ये पाइप एंटर किया था, पाइप ट्विस्टेड होता है। अगर ये पाइप ये वाला होता है, लाइट तो जा ही ना सकती, कोई लाइट यहां से फेंक दे यहां टकराती अंदर जाती, वो ये वाले होते हैं जहां लाइट स्ट्राइक करके अंदर जा सकती है। तो आपका जितना ट्विस्टेड पाइप हो इससे फर्क नहीं पड़ता,
वो लाइट अंदर रोशन करेगा, क्योंकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही होती है। आई होप आप इन बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑप्टिकल फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ट्रांसमिशन में ही ले लें, हाई बैंडविड्थ इसका बहुत बड़ा फायदा है। आप पर सेकंड ज्यादा से ज्यादा डाटा भिजवा सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर अपने घर में लगाया हुआ है, उसी वायर से आपका टीवी भी चल रहा है, उसी से टेलीफोन कॉल्स भी मेंटेन हो रही हैं, उसी से इंटरनेट भी हो रहा है, और वही इंटरनेट 5, 6, 7, 8, 10, 12 लोगों भी यूज कर रहे हैं वाईफाई के जरिए। सो पर सेकंड ज्यादा से ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि हाई बैंडविड्थ है, ज्यादा से ज्यादा डाटा, और पर सेकंड ट्रांसफर रेट भी ज्यादा होता है। जब इससे पहले जो था टेलीफोन लाइंस वो इलेक्ट्रिक पल्सेस पे कॉपर वायर में जो चल रही होती थी, उनके हमेशा इश्यूज होते थे। कभी जी आपका टेलीफोन नहीं आ रहा, टेलीफोन आ रहा है तो इंटरनेट नहीं आ रहा, रोज टेलीफोन वाले को कहो भैया क्या कर दिया यार, नहीं कुछ आ रहा, और भैया ड्रामा लगना था आज, ठीक है वो हम नहीं देख पा रहे, और भैया मैच पाकिस्तान का चल रहा है नहीं देख पा रहे। सो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इनमें ये प्रॉब्लम्स आपके काफी कम, बल्कि अब तो वैसे हमारे प्रॉब्लम ये चलते रहते हैं, लेकिन इनमें कुछ और मसाइल भी हैं जो इनमें फेस होते हैं। लेकिन ओवरऑल ऑप्टिकल फाइबर इज समथिंग। नंबर 2, स्पीड, फास्टर स्पीड। इसकी स्पीड जो है स्टूडेंट्स वो काफी तेज होती है विद रिस्पेक्ट टू कॉपर वायर। कॉपर वायर तो इलेक्ट्रिक पल्सेस पे चलती है ना, ये चलती है लाइट पर, और लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा है, कोई भी इसकी स्पीड को बीट नहीं कर सकता। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, नो वन कैन बीट इट। जबकि कॉपर वायर इलेक्ट्रिक पल्सेस पे चलेगी, स्लो एंड स्लो। मैं बल्कि मुझे एक ड्रामा याद आ गया, किसी दौर में पाकिस्तान के टेलीफोन लाइन उस वक्त कॉपर वायर चलती होती थी, तो उसमें वो वीजा का कोई इशू था, तो वीजा के लिए अप्लाई करना था। एक बंदा बाहर बैठा हुआ था, अब वो टेलीफोन कॉल करता है, वो टेलीफोन कॉल मिलते मिलते जो है ना 5 घंटे लग जाते हैं, और नतीजा वो उसका काम नहीं हो सकता। बिल्कुल में ड्रामे का फिनोमिना नहीं समझा था, टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा। फास्टर स्पीड, तो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है वो स्पीड को बड़ी तेज से, यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्विफ्ट, यूं आपकी तमाम डाटा को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर देता है। तीसरी चीज है रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। एक बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस होते हैं जो कि कॉपर वायर से चल रहे होते हैं, उनके हमेशा कोई ना कोई इशू होते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो लाइट का चैप्टर खत्म होगा, ये ऑप्टिक्स का चैप्टर खत्म होगा, इससे आगे हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वहां मैं बताऊंगा कि जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं ना, तो इनको बहुत सारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, और हीट बढ़ गई, रेजिस्टेंस और बढ़ गई, मसाइल बहुत सारे। चूंकि यहां लाइट यूज हुई है, वेरी स्विफ्ट, लाइट ने क्या करना है, स्ट्राइक करके एक जगह से जगह पर पहुंचेगी, नो टाइम, डाटा को लेके भी चली जाएगी। तो इट्स लाइक अ ट्रक जो बहुत बड़ा सामान लेके जा रही है आपका। सो ये है, रेजिस्टेंस नहीं होती, और ऑप्टिकल फाइबर इसलिए बेहतर है। नंबर 4, लॉन्ग डिस्टेंस। आप लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक, क्योंकि ये लाइट पे चल रहा होता है, आप बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। हालांकि इनके कुछ जगहों पे बूस्टर्स भी लगे होते हैं जो इनकी लाइट को बूस्ट करते हैं। समटाइम ऐसा होता है एनर्जी जाया भी हो जाती है, तो इसको बूस्ट करने के लिए कुछ जगहों पे आपने ना वो बूस्टर्स लगाए हुए होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो कि कॉपर वाला मसला था, हम चूंकि उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसके हमेशा इश्यूज ही हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस चलते चूंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है उनका, वो फिर आहिस्ता क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और वीक होकर फिर उसको हर छोटी जगहों पे बूस्टर लगाने पड़ते हैं, खर्चा बढ़ जाता है। जबकि इसमें खर्चा कम, कि कई 100 किलोमीटर तक आपको बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं, इजीली फास्ट ट्रैक है, फास्टली ये एक जगह मूव करता है। जबकि वहां हर जगह पे बूस्टर लगा के और मसाइल का सामना ही करना पड़ता है आपको। और ये लो पावर, यानी इनमें इतनी पावर की जरूरत नहीं होती, जबकि जो कॉपर वाले हैं दे नीड मोर पावर, उनको पावर की जरूरत होती है। फिर पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें लॉसेस कम होते हैं।
लो पावर से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। भाई आप वही चीज खरीदेंगे, आप खुद अंदाजा लगाएं। फर्ज करें आप एक स्टोर में आटा लेने के लिए जाते हैं और आपको 3 ब्रांड्स का आटा मिलता है और तीनों की क्वालिटी एक जैसी है, तो आपका जिस पे लेस प्राइस होगी वो लेंगे, और वो तो आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी जो लेस प्राइस में आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही है। आप कहेंगे वाह भैया 20 रुपए किलो आटा, ये ज्यादा अच्छा है, इसमें स्टार्च भी है, इसमें मिनरल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें, ये ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर कि मुझे महंगा आटा और वो भी लेस प्रोडक्टिविटी में मिले। सो लो पावर में ये सारा काम कर लेती और लॉन्ग चलती है। ये भी इसके मेंटेनेंस में कोई खर्चा नहीं है, उनकी मेंटेनेंस में बहुत खर्चे होते हैं, हर वक्त कोई ना कोई इशू, बारिश पड़ गई, जंग लग गया, या जंग ना भी लगे तो कोई और इशू, डैमेज होगी तार, हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते हैं, जबकि इसमें ये काम कम होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ने जिंदगी को बहुत आसान कर दिया, ट्रांसमिशन, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसका एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना और उसकी स्विफ्टनेस का कोई मैच नहीं है। इस वक्त आप ये समझ लें कि ऑप्टिकल फाइबर ने इस दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कराने में एक बहुत काम सरअंजाम दिया। होता क्यों है स्टूडेंट्स, ये फर्ज करो मैं एक जगह से अगर फोन कर रहा हूं ना, मैं फोन कर रहा हूं, दूसरी जगह पे दूसरा बंदा फोन कर रहा है, या फोन नहीं हो रहा, इंटरनेट के जरिए आ रहा है। अब आप फोन या इंटरनेट आ रहा है, जैसे ही वो मेरे पास पहुंचेगा, ये जैसे ही पहुंचेगा, फर्ज करो ये आया, यहां मैं हूं, ये रिसीवर है, रिसीवर का एंड ये जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए थी, यहां लगाए हुए होते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो का मतलब ही रोशनी होती है, फोटो डायोड, डायोड कहते होते हैं पीएन जंक्शन को, ये आगे जाकर पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। ये क्या होते हैं, फोटो डायोड होते हैं, पिन डायोड होते हैं, इवन एवालांच डायोड होते हैं, ये बड़े मशहूर नाम है, पिन डायोड भी होते हैं और एवालांच डायोड भी होते हैं, हमारे डायोड भी होते हैं। अब होता क्यों है, यहां से लाइट सिग्नल आए, डायोड को हिट किया, डायोड क्या करते हैं, उन लाइट सिग्नल के अंदर थोड़ी सी इनकी थोड़ी जुम्बिश पैदा होती है और उनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से फिर जाते हैं, यानी जाते पीछे से आते रोशनी में, आगे जाकर वो रोशनी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होती है, डायोड उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं, फिर वो आपके पास पहुंचते हैं, जैसे टेलीफोन में या कहीं किसी भी राउटर में पहुंच गए, वहां आप क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में खास किस्म के ऐसे वो अप्लायंसेस लगी होती हैं जो उसको कन्वर्ट करती हैं आपको जो प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है उसमें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लिया, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपने कमेंट से लाजमी मुस्तफीद करें। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।